તો સુરગાને શરમાવે ઈ પર દેવ રમણને આવે ઈરો જસ નર નારી ગાवे धरती धौरारी धरती धौरारी। बिल्कुल। और इसको भी आगे बात बताऊं आपने कि गोगा पाबू रामदेव पचपीरा में, गोगा पाबू रामदेव पचपीरा में, और श्याम दणी खाटू घर घर तस्वीरा में। अरे ख्वाजा जी अजमेर जोहड़ गुरुवाणी है, और पुष्कर तीर्थ राज धर्म राजधानी है, पुष्कर तीर्थ राज धर्म राजधानी है। सही तो बात राजस्थान तो बड़ा अलबेलो है। आठा का देवता देखो, पहनावो देखो, जी आज आपको लहरी हुई देखो, बिल्कुल। ठीक है, मैंने में राजस्थान झलक रही है, झलक रहे हो और हाथा को साफो देखो जिसमें पचरंगी कलर झलक रहा है, और कुर्तो भी ले हाथा को लहरियो है। लेकिन कुर्तो तो पहन लियो लहरिया को, पर नीचे क्यों ना पहनियो। जने तो कहवे ऊपर ओडियो ले रही हो पर नीचे कहीं पेरियो। हाँ। पर चलो सावन को टाइम है, सावन चालू हो गए, झिरमिर मेवा बरस रिया है, और भीगता हुआ मैं कमाए आप आया हाँ। तो कई भी है ना कि सावन आयो साई बार बरसन लाग्यो मैं है, सावन आयो साई बार बरसन लाग्यो मैं है, भीगी पाग पधार से हो जद जानोली ने है, जद जानोली ने है। और पूजा जी का आपने पावना है को परिचय करा दें आप। बिल्कुल, क्योंकि वो भी भीगी पग पहुंचे हैं अपना आज का कार्यक्रम में। ये सावन का पहले दिन आपने बहुत ही अच्छी महत्व जानकारी देवा वास्ते आपने बीच बता रहे डॉक्टर ओबे नागर साहब, आपको स्वागत है। ओबे नागर साहब जी का है, जिसका सीनियर प्रोफेसर है एसएमएस हॉस्पिटल में, स्त्री एवं प्रसूति रोग है वहाँ का विशेषज्ञ भी है। और साथ ही आपने बीच बता रहे डॉक्टर कमलेश जी गुप्ता साहब, आप भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है। तो आप दोनों को स्टूडियो में गणो गणो स्वागत है सर। राम राम सर। धन्यवाद। और सारे जो दर्शक गण हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत प्रेम भरा नमस्कार। जी भैया, अपना जो दर्शक है वो सोच रहा होगा कि आज आपने दो ने डॉक्टर ने बुला लिया है, तो कोई खास बात भी है आज? आज विश्व जनसंख्या दिवस है भाई। आज ही के दिन आपने विश्व की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, जब सु बाद में भाई लोगों के में एक प्रति जागृति रहे, चेतना रहे, और वो विश्व जनसंख्या दिवस मनावो चालू करो। पर ए पूरी जानकारी आप डॉक्टर साहब बता रहे आंसू लेना ज्यादा फुर्ती लागसी। तो सो पहली आप वो कहने लेडीज फर्स्ट, सो पहली ओबी नागर साहब बीए भी सीनियर है, तो आप सो जानकारी चाहवा कि वो विश्व जनसंख्या दिवस कब सु मनाई जा रही है और क्यों मनाई जा रही है? पहले तो आ जान लिया ओ है के अभी है जरूरी के तो सारी तो दारो मदार यही है कि दिवाली क्यों मना रहे हैं, दिवाली क्या है। तो यही ये बात आती है, उठती है कि विश्व जनसंख्या दिवस है क्या और क्यों मना रहे हैं, तो है क्या। तो 1987 में ऐसा हुआ कि हम लोग पूरी वर्ल्ड के जो लोग हैं, विश्व के लोग 5 अरब हो गए। तो एक सीनियर डेमोग्राफर थे जो वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते थे, विश्व बैंक में। तो वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इस 11 जुलाई को जो है जनसंख्या 5 अरब पहुंच रही है। तो उन्होंने कहा कि इस पे लोगों का ध्यान करना, फोकस करवाना बड़ा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस दिन को अपन विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण नहीं, विश्व जनसंख्या दिवस की तरीके से मनाएं। तो ये उन्होंने कहा, और इनका जो सजेशन सुझाव था वो यूएन जो एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसी, उन्होंने स्वीकारा। और 1989 से इस दिन को जो 11 जुलाई अपन इकट्ठे हुए हैं सारे चारों, मैंने तो सोचा कि कोई दूरदर्शन में लेडीज़ प्रॉब्लम क्या आ गई जो मुझे बुलाया गया, पर प्रॉब्लम लेडीज़ नहीं है, ये विश्व की प्रॉब्लम थी जिसको डिस्कस करने के लिए, जिस पे आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षण करने वास्ते बुलाया। तो ये इसलिए मनाया जाता है। जो प्रोफेसर साहब थे, डॉक्टर साहब थे, उनका नाम था के.सी. जुकारिया। तो उनके वजह से हमको ये दिवस मनाने मिल गया। वैसे तो आप तो जाने ही हो कि जयपुर जो है वो 7 दिन में 9 त्योहार मनावे, तो ये एक त्योहार और सही जो हमको विश्व वालों ने दे दिया। तो इसलिए हम आज के दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। जी हाँ, हर दिवस मनावा की एक अलग सी थीम होवे, हर साल आपा मनावा तो एक उद्देश्य के साथ मनावा। तो डॉक्टर साहब, आ भी अपना दर्शक जानना चाहा और मैं भी जान को चाहवा कि आज की जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस की, वो कई है। आपके घर कभी कोई मेहमान आया तो दाल और रोटी सब्जी कम पड़ी, तो ज़्यादातर बड़े बूढ़े बोलते हैं घाल दे या में आधा कटोरी पानी, एक कटोरी पानी, तो सबको पूरी पड़ जाएगी। तो हमारे जो तो आप वो आपके संसाधन है, आपकी रसोई के संसाधन है, तो आपने उनसे बढ़ाया कैसे, थोड़ा सा पानी डाल के, पर आपने देखा कि उसका स्वाद और गुणवत्ता कम हो गई। तो ऐसे ही जो जनसंख्या है,
उसकी स्टडी ज़रूरी है और जागरूकता लाना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या तो पर्यावरण है और किस तरीके से बढ़ती जनसंख्या उस पर अफेक्ट कर रही है, उसके ऊपर असर डाल रही है, और क्या हमारे पास नेचुरल संसाधन है। तो संसाधन जैसे कि तो अपने पुराने लोग कहते आए हैं भाई, हवा, पानी, अग्नि, सुना है आपने, और अब अपना तो व्योम भी लेते हैं, यूनिवर्स। तो अगर ध्यान दें तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, या समझ लें जो छेद हो रहे हैं, कह रहे हैं ना ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, तो वो क्या था? वो व्योम ही था, जो पंच तत्व अपन बार बार हमारे पुरखे कह रहे हैं, हमारे पुराणों में लिखा है। तो वो सब चीज़ पर्यावरण बनाती है। तो जो जनसंख्या और पर्यावरण और नेचुरल संसाधन, इन सब का एक जो तालमेल है वो एक तरीके का होना चाहिए। जैसे लूण आटे में डालो थोड़ा सा तो वो भाता है, और ज़्यादा हो जावे तो कोई रोटी ना खावे। तो वही वाली बात, उसी बात पे ध्यान देने के लिए जैसे कील ठोकी जाती है, ऐसे एक दिन बना दिया कि कम से कम इस दिवस जगह जगह कार्यक्रम होंगे, जैसे आप लोग कर रहे हो। देखिए आप भी वक्त निकाले हो सबके लिए, और हम लोग भी आए हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं हॉस्पिटल से। तो ये इसलिए ही मनाया जा रहा है कि लोगों का फोकस इस तरफ जाए, ध्यान जाए इस बात पे कि हम पे कितने तो संसाधन है, हमारा पर्यावरण किस ओर जा रहा है, और जो है हमारी जनसंख्या किस ओर जा रही है। बिल्कुल, जागरूकता पहले इसमें, जागरूकता फैले। हर आदमी ने धीरे धीरे ध्यान पड़ा कि वाकई में बहुत जरूरी है। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो बी पर एक लगाम लगावा के लिए जरूरी है परिवार नियोजन। और आपने बीच कमलेश जी गुप्ता साहब, डॉक्टर साहब है, बस आप जानकारी चाहूंगा कि परिवार नियोजन कत्तो आवश्यक है। परिवार नियोजन भारत सरकार ने सबसे पहले 1951 में स्टार्ट किया था। उसका उद्देश्य ये था कि जो बढ़ती जनसंख्या उसको रोकथाम करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये विश्व का सबसे बड़ा प्रोग्राम था इंडिया का। अच्छा, वो आवश्यक कत्तो है कि जी मान लो एक तो ये परिवार है, अगर लगातार ही बढ़िया जा रही है, खूब टाबर हो रही है, और एक दो ही टाबर है परिवार में, तो दोनों का परिवार की आर्थिक स्थिति में भी अंतर उसी तो एक तो दो ही टाबरा की फीस लाग रही है स्कूल में, और एक मान लो 10 टाबरा की फीस लाग रही है, एक 10 टाबरा का स्वास्थ्य पर खर्च हो रही है, एक 2 ही टाबरा का। तो परिवार नियोजन आवश्यक कत्तो हो कि संतुलित परिवार बनना चाहिए। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये थीम है। तो छोटा परिवार होगा तो उसमें बच्चों की पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, और ज़्यादा फैमिली को अपने जो भी ज़रूरत का सामान वगैरह है वो अपन खरीद सकेंगे। तो छोटा परिवार के लिए अपन जो फैमिली प्लानिंग का मेथड है वो यूज़ कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल सही है जी हाँ, कमलेश जी बता रहे हैं कि छोटो परिवार सुखी परिवार। तो सही बात है कि अभी अपना डॉक्टर साहब ने भी बताया और नागर साहब ने भी काई कि सीमित संसाधन है, बी को उपयोग तो आपने बिया ही करना है। अगर एक मुट्ठी दाल है तो भाई 4 लोग ही खा पाएगा। बी के लिए अगर आप 10 को जमावड़ो लगा लियो तो वो आपने पूरे को नहीं। बिल्कुल सही है। इलिए ही कहो जावे है कि छोटो परिवार सुखी परिवार। और एक नयो स्लोगन भी आयो बहुत पहले, कहीं हम दो हमारा दो, बच्चे दो ही अच्छे। और आजकल तो अभी चल रही है हम दो हमारा एक। तो रियल में देखो जाए तो वो अपने भारतीय की परिदृश्य है, एक हमारी जनसंख्या एक विस्फोट की चीजें बढ़ रही है। तो आप भारत का लोगों तो बहुत सावचेती के साथ कदम उठाना है और समझदारी के साथ अपना परिवार ने संतुलित रखना है। आप डॉक्टर साहब ऐसे फिर जुड़ा? बिल्कुल जुड़ांगा जी। अब जी आप विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं यहाँ, और वाकई में जनसंख्या को तालमेल देखा ना आप, तो कई जगह ये कहे कि जगह देश में जनसंख्या कम होती जा रही है। वह लोग इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाओ। आपने जो भारत जो देश है या मध्य एशिया का और भी देश है, हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, तो कट्ठे जनसंख्या घट रही है और कट्ठे बढ़ रही है, एक के पीछे आपने कहीं कारण नजर आवे? देखिए, एक सबसे मैंने बात अभी आप लोगों से आपने डिस्कस करी परिवार नियोजन। तो अब हम परिवार नियोजन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं परिवार कल्याण की। कल्याण। तो अब परिवार का कल्याण कैसे होवे? बच्चे ना होना तो बुढ़ापे में कुंड ध्यान रखी, बुढ़ापे की लाठी कुंड बनी। तो ऐसा भी गलत हो जाता है कि बच्चे हो ही ना, और ये भी गलत हो जाता है कि जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हम उनको दे सकते हैं, उससे कम हमारे पास संसाधन है और हम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जिसमें एक जो परिवार की कड़ी है वो ख़त्म होती जा रही है। परिवार शब्द जो है, जो समाज का एक इकाई है, प्रथम इकाई क्या होती है किसी भी समाज की? परिवार। तो परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं।
अब क्या आ रहा है कि जो आपने अभी बताया हम दो हमारे एक, तो अभी आप लोग तो नहीं, मेरे पास तो दिल्ली के भी बॉम्बे के भी पेशेंट्स आते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, हम दो हमारा एक पेट, मतलब पालतू जानवर, जो कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, तोता हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो हम जो अपना प्यार है, दुलार है, उसके ऊपर लुटाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो मेट्रोपॉलिटन में कुछ चीज़ आई है वो दूसरे देशों से ही ली गई है। तो जैसे कोई भी इंसान पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होते हैं, तो वो परिवार भी नहीं करना चाहते, तो वो बस सेल्फ मतलब हम खुद। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अपने ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पर एक परिवार की सबकी केयर करने से जो हमारी उन्नति होती है, जो मानसिक और बौद्धिक और आत्मिक संतुष्टि मिलती है, किसी बड़े बूढ़े की सेवा करके, किसी छोटे बच्चे को धीरे धीरे पौधे की तरह बड़ा करके, वो मैं समझती हूँ कि अगर एकल परिवार हो या बिल्कुल बच्चे ही ना हो, तो जापान जैसी स्थिति में लैंड कर सकते हैं, जहाँ गांव के गांव खाली पड़ रहे हैं और वहाँ इंसेंटिव दिया जा रहा है, जैसे प्रोत्साहन राशि हम लोग देते हैं, प्रोत्साहन राशि कि भैया नसबंदी करा लो, इतने पैसे मिल जाएंगे आपको, और वहाँ प्रोत्साहन राशि मिल रही है कि भैया आप लोग आ जाओ, इन घरों में को बसाओ और थोड़े बहुत जो है संतानोत्पत्ति करो, जिससे समाज और जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बड़ी भारी चीज़ है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। जैसे मैं कैसी दिखती हूँ, मेरे पति कैसे दिखते हैं, तो वो दोनों का मेल हमारे बच्चों में आएगा, और अगर पोषण बढ़िया होगा, अगर शिक्षा बढ़िया होगी, तो वही गुणसूत्र जो हैं वो आगे चल के एक अच्छे समाज को, अच्छे तगड़े तंदुरुस्त बच्चों को जो कि समाज के लिए उपयोगी हैं, वो पैदा होंगे। तो फैमिली वेलफेयर का मतलब ये नहीं है कि बच्चे नहीं करना, नियोजन नहीं करना, हमें ऐसा परिवार पैदा करना है जो कि समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण बने और समाज के लिए उपयोगी हो, जिससे ये जो विश्व है, हम विश्व की बात करते हैं, जैसे भारत ही एक ऐसा है जिसने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मतलब वर्ल्ड, आज वर्ल्ड की ही तो बात हो रही है, आज विश्व की ही बात हो रही है, तो हमने ही माना कि पूरा विश्व एक कुटुंब है। तो हमारा यही मानस है कि जो परिवार है वो सुखी रहे, संतुष्ट रहे, तरक्की करे। तो कम बच्चे करो, नहीं करो, ये नहीं, इस तरीके से बच्चे करो कि वो समाजोपयोगी बने। कितनी चोखी बात बताई कि अपन परिवार नियोजन की बात नहीं करा, परिवार कल्याण की बात करा। और ये में एक बात और, भारतीय संस्कृति को उसको मूल दर्शन है, भाई बताइए वसुदेव कुटुंबकम, और इस शब्द से याद आयो आज विश्व संस्कृत दिवस भी है। और वाकई में संस्कृत का एक श्लोक मैंने याद आवे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सारा लोग निरोगा रहे, सारा लोग सुख चैन से रहे। इसके लिए जरूरी है कि बढ़ती हुई जनसंख्या नियंत्रित हुए और परिवार कल्याण की ओर बढ़े। अपन देखा बोलिया तो सही कि विश्व संस्कृत दिवस है, लेकिन संस्कृत दिवस मनायो क्यों जा रहे हो और आज ही के दिन कैसे शुरुआत हुई, आप ही तो बताना पड़ेगा। या बात है कि भाई जब सावन की शुरुआत हुए तो पूनू से हुए है, और सावन की पूर्णिमा ने ही विश्व संस्कृत दिवस मनाया जावे कि अपना जो पहले का गुरुकुल का टाइम हा, जटे आप गुरुकुल शिक्षा लेबो करा, आज के दिन गुरु अपने शिष्य के गंडू मानतो और बिने अपनो शिष्य स्वीकार करतो। तो ई से शुरुआत हुई आपने विश्व संस्कृत दिवस की। और गुरुकुल परंपरा की भारतीय शिक्षा को एक आदर्श जो पूरी दुनिया के मायने बहुत प्रसिद्ध है, तो वो आज से प्रारंभ हो। तो अच्छी जानकारी दी पूजा जी के लिए धन्यवाद। और आप फिर डॉक्टर साहब से सुना, अब की बार जी आप बताया जो कि थीम, हर दिवस की कोई ना कोई थीम है, बिकमा एक शब्द है होपफुल, आशावादी। तो आप यहाँ देखा तो आपने जो भारत की जनसंख्या है इसके प्रति आप थोड़ा सकारात्मक सोचा, तो एक जनसंख्या अपने लिए फायदो भी बन सके, क्योंकि आपने अगर काम करने वाला हाथ ज्यादा है, सोच वाला दिमाग ज्यादा है, तो जनसंख्या को सही प्रयोग किया जा सके। तो ये जो आपने अभी कहा कि सही प्रयोग, तो ये सही प्रयोग कब हो पाएगा? तो जो हमारी इस बार की 2025 की जो थीम है उस पर आप गौर करें। मैं थोड़े से शब्द इंग्लिश में बोलूंगी, फिर उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूंगी। तो वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। एम्पावरिंग यंग पीपल, एम्पावरिंग यंग पीपल मतलब कि युवा का सशक्तिकरण। किस लिए? अब आपका दिमाग चलेगा भाई युवा तो ऑलरेडी शक्तिशाली होते हैं, बूढ़े लोग कमज़ोर हैं, बच्चे कमज़ोर हैं, औरतें कमज़ोर हैं, अब ये युवा का क्या चक्कर आ गया? तो जो एम्पावरिंग यंग पीपल किस लिए? टू क्रिएट द फैमिलीज,
किस लिए, मतलब विश्व के स्तर पे इस चीज़ को माना जा रहा है जो हम सदियों से जानते आ रहे हैं। फैमिली माने परिवार, क्रिएट मतलब ऐसा परिवार वो लोग बना सकें। कैसा परिवार बना सकें, क्या परिकल्पना है इस 11 जुलाई 2025 की, कि ऐसा परिवार बना सकें। दे वॉन्ट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। फेयर, अब फेयर का मतलब गोरे काले से ना ले लेना भाई कि भाई फेयर पे बोल गई मैडम, आई थी खुद भी कुछ क्रीम व्रीम लगा के आई थी, बिल्कुल गोरी दिख रही थी, जो एंकर मैडम है वो भी गोरी दिख रही थी ना। ये गोरे भेद का नहीं है, इस शब्द के अंदर 5 या 7 हिंदी शब्द छुपे हैं। तो होपफुल मतलब आशावादी, और फेयर का मतलब साफ स्वच्छ। साफ स्वच्छ क्या हो सकता है, वातावरण। तो इतने सारे लोग होंगे, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पर उन्हीं को गंदगी के ढेरों में बास है, मार रही हैं मक्खियाँ, भिन भिन आ रही हैं, उसमें काम करने बोलोगे तो कुछ कर सकेंगे? कर सकेंगे? वो सिर्फ कचरा बीनने का काम कर सकेंगे। इधर उधर पड़ी थैलियाँ ठूंगे उठाएंगे और उनको इकट्ठे करेंगे, बेचेंगे, रात में उसी का दारू का पौवा खरीदेंगे, पिएंगे। वो क्या आपके मदद काम कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपने उनको क्या कैसा वातावरण दिया, स्वच्छ दिया? नहीं। दूसरे नंबर पे आती है ईमानदारी। ईमानदारी से सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं इसके अंतर में नहीं जाऊंगी, इसके भेदों में नहीं जाऊंगी, आप सब समझ सकते हैं कि ईमानदारी शब्द का क्या मतलब है। तो स्वच्छता, ईमानदारी और न्यायोचित। न्यायोचित जहाँ न्याय का पालन हो रहा हो, अक्षरशः पालन हो रहा हो। कोई ऐसे जैसे अब आप देख रहे हैं, मैं जिस मार्ग पे से आई वहाँ ढेरों भीड़ थी, तो लाइन कोई स्किप कर रहा है, कोई लाल बत्ती हो रही है, चल रहे हैं। क्यों? इतने सारे हैं हम और हमें हर जगह जाने की जल्दी है, तो उसकी गाड़ी निकल रही है तो मैं भी निकाल लूँ। अब ये तो काम करने के तरीके नहीं, गलत है। आप काम कब कर पाओगे? जब उस जगह पे पुगोगे जहाँ से आपको काम करना है। वहाँ पुगे ही नहीं तो क्या मतलब है, सड़क पे ही आप ढेरोगे। तो ये जो वर्ड है फेयर, इसका बड़ा और निष्पक्ष। निष्पक्ष कैसे? क्या हम पक्षपात करते हैं? भाई हम तो बड़े निष्पक्ष हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पक्षपात, जेंडर पक्षपात जिसे कहते हैं, लिंग भेदभाव बचपन से शुरू होता है, पैदा होने से पहले ही शुरू हो रहा है। अब डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से शायद सहमत हो कि अब काफ़ी नियम सख्त हुए हैं, तब जाके ये लड़का लड़की पता लगाने का सोनोग्राफी में चलन कम पड़ा है। उसमें भी दबे ढके, कोई सोनोलॉजिस्ट तो शायद ना करे, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आ गई है थोड़ी बहुत सोनोग्राफी, इधर उधर सीख के लड़का लड़की बता देते हैं, और वो गलत ही बताते हैं, रिपोर्ट भी गलत निकलती है बाद में, और वो भ्रूण हत्या कर देते हैं कन्या जान के। अब उसका क्या नतीजा हुआ, ये पॉपुलेशन पे, जनसंख्या पे 1000 लेडीज़ 1000 जेंट्स पे इस साल 2025 माने तो 954 लेडीज़ बची हैं। तो मतलब ये रेशो चेंज हो रहा है, तो ये रेशो भी चेंज होना गलत है। जितने आदमी उतनी ही लेडीज़ होनी चाहिए। तो ये देखिए आप, तो ये फेयर का मतलब है। तो ये अपनी थीम है, इस वर्ष की थीम हो गई युवा सशक्तिकरण। ऐसा युवा सशक्तिकरण जिसमें वो एक ऐसे परिवार की परिकल्पना कर सकें जिसके लिए जो पृथ्वी है उनको ऐसी मिले, कैसी मिले, स्वच्छ, साफ, ईमानदार, न्यायोचित, और जो कि जागरूक लोग, जो अपने देश ने आगे बढ़ावा के जो लिए भी आगे काम कर बढ़ा, सके। प्रोडक्टिविटी बढ़े। बिल्कुल। तो जब आपका परिवार सुखी होगा तभी आप कुछ दुनिया समाज के लिए कर सकोगे। थीम की कितनी प्यारी व्याख्या करी है। एक शब्द है फेयर, और बिना ही पकड़ देखो, बिना कतार भी का अर्थ गूढ़ बताया है। रहस्य भी को निकाल कमान दिया वो आएगो श्लेष अलंकार। रही मन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। इनमें पानी का 3 अर्थ है। हाँ। मोती का संदर्भ में को अर्थ निकल रही है चमक, चूना का संदर्भ में भी कुछ निकल रही है जल। तो वाकई में देखो जाए तो भी बहुत अच्छी व्याख्या करी। अब आप जुड़ा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जे ए बीच की बात बता रहे, एक बात निकल रही, वो परिवार कल्याण का कटे न कटे बीच में रोड़ो है। परिवार बढ़ सके है लेकिन कल्याण को नहीं हो पा रही हो, क्योंकि लिंगानुपात डगमगाएगो, लड़कियां कम है और लड़का बहुत ज्यादा है। तो राजस्थान, आपने हरियाणा, एक तो एक बड़ी समस्या है। तो वो जो लिंगानुपात गड़बड़ाया है, इसका कई दुष्परिणाम समाज में नजर आ रहे हैं। लिंगानुपात जो गड़बड़ा रहा है उसके लिए एक तो गवर्नमेंट ने
PCPNDT एक्ट बनाया था, जी जी उसको पालना के लिए पावर भी दिया है। तो उससे जो भी अनलीगल जो भी कर रहे हैं उनको सज़ा का प्रावधान है। एक डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होने के साथ देखो एक जिम्मेदार नागरिक हो तो तुमको दायित्व भी बने कि लोगों ने समझावा भी कि आपने खुद के स्तर पर भाई सरकार कानून बना दिया, सरकार कानून के रखवाली के लिए कुछ अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिया, लेकिन आपा भी समाज को हिस्सा, हाँ, तो इस समाज के मायने अपनी भी भागीदारी होनी चाहिए। तो एक निजी आप अपने तरफ से कहीं बताना चाहो कि लोग की प्रकार आपके परिवार का कल्याण के लिए आपकी भूमिका निभा सके? इसके लिए अपन परिवार कल्याण के लिए अपन फैमिली वेलफेयर है ना, वेलफेयर बोलते हैं उसको, परिवार कल्याण। उसके लिए अपन एक तो अंतराल के साधन है वो यूज कर सकते हैं। उसमें अपने कोऑपरेटिव वगैरह 7 तरह के होते हैं उसमें। जी जी एक तो प्राकृतिक साधन है जो जिसकी फेलियर रेट ज़्यादा होती है। दूसरा बैरियर मेथड होता है, इसमें फिजिकल बैरियर मेथड, केमिकल बैरियर, जिसमें कंडोम वगैरह आते हैं अपने। तीसरा खाने वाली गोलियाँ होती है, उसमें पिल्स होते हैं जो 21 दिन तक खाने होते हैं। और इसमें एक सेंटक्रोमान आता है सहेली नाम से, वो भी होती है। एक प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती है, वो भी खाने वाली गोलियाँ होती है। एक उसमें IUD होता है, इंट्रा यूटाइन डिवाइस, जिसको कॉपर्टी भी बोलते हैं। ये 3 तरह की होती है, जिसमें कॉपर्टी 380 होती है, दूसरा 375 और एक हार्मोन रिलीजिंग कॉपर्टी डिवाइस होती है, ये होती है। एक तो इंजेक्शन आते हैं अंतरा, जो गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट करा था 2017 में, जो परिवार मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने इसमें शामिल किया था। एक ये डॉक्टर साहब बस अपन पर नगर साहब से जुड़ा बिल्कुल। जी हाँ, बताया कि परिवार नियोजन का कई साधन है, लेकिन आने ले समाज में थोड़ी भ्रांतियां है कि इसू बस आगे जा टाबर वही को नहीं दिक्कत आ सके, तरह तरह की भ्रांतियां हैं। तो कई कई भ्रांतियां हैं, वो निवारण शारीरिक कहीं कमजोरी भी आ सके है, हाँ। और लोग सोचें कि भाई अगर आपनो वंश नहीं बढ़े हो तो फिर आपनो जीवन ही व्यर्थ है। तो ऐसी सोच में क्या आप बदलाव ला सकते? देखिए, जो मैंने आपको बताया था समाज के बारे में, तो उसके अंदर सबसे जो की पॉइंट था, जो आधार था, वो एजुकेशन का है, शिक्षा। शिक्षा। आपने शुरू किया था गुरुकुल शिक्षा, आपने बताया डांडा बांधते, हाँ। फिर उसके बाद वो शिक्षा लेते। तो ये जो शिक्षा है ना, ये सब में फैलेगी जिस दिन, उस दिन जो मनुष्य है वो अपने आप ही समझदार हो जाएगा। एक तो कानून लागे कि ये करो, और एक खुद ही, अब आपके सामने रबड़ी पड़ी है, राबड़ी पड़ी है और जलेबी पड़ी है, तो आपकी इच्छा होनी चाहिए आप क्या उठाना चाहते हो। और एक तरफ पत्थर भाटे पड़े हैं, तो क्या उठाना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है, क्योंकि आप चारों चीज़ों को जानते हो। तो ये जो जानना है, जानना वर्ड अपभ्रंश है संस्कृत के वर्ड ज्ञान से, है ना। तो वो कहते हैं ना, वो तो जानता है, सब जानकार है। तो वो ज्ञान जो जब फैलेगा सब में, और अपने लेवल पे खुद ही उसको चूज करेंगे, गवर्नमेंट को क्यों बनाना पड़े कोई नियम, अपना भला बुरा सब समझेंगे जिस दिन, उस दिन अपने आप सारे साधन अपनाएंगे। हम लोग तो एक जैसे एक बास्केट होती है ना, एक टोकरी ले लो, उसमें सारे फल रख दो और उसको बीचों बीच रख दो। अब आप भी बैठे हो, आप भी बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, भाई चुन लो जो खाना है। ऐसे ही हमारे पास जो है एक टोकरी है, टोकरी में हमारे पास सब संसाधन है, टेम्परेरी मेथड है, और जो थोड़ा लंबा काम करने वाले मेथड हैं, और परमानेंट, जैसे कहते हैं दुकान बढ़ा दी बंद कर दी, तो वो मेथड भी हैं। उसके अंदर हमारे लेडीज़ के स्टरलाइजेशन भी हैं और जेंट्स के भी स्टरलाइजेशन है। अब समाज ने सारी जिम्मेदारी जो है ना, वो मैडम के और मेरे ऊपर रख दी कि फीमेल स्टरलाइजेशन। अब आप अगर 1 महीने के जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो उसमें 1 या 2 पुरुष नसबंदी कराएगा, और कम से कम नहीं तो 100 फीमेल्स उस दौरान में नसबंदी। क्यों? ओनस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जैसे रोटी पानी का जिम्मेदारी आज भी ग्रामीण परिवेश में लेडीज पे डाली है, तो ये भी जिम्मेदारी डाल दी। तो एक साझा करे जिम्मेदारी। नंबर दूसरा, समझदारी से काम लें। जहाँ समझ है वहाँ ना समझी भागती है। जहाँ आपने ये मेरे को स्टूडियो में बुलाया,
और यहाँ चकाचौंध कर दिया, ऊपर 3-4 लाइटें जल रही हैं जो कि मेरे चश्मे पे भी झलक रही होंगी। तो जहाँ, और उससे पहले क्या था इस कमरे में? अंधकार। कैसे भागा अंधकार? आपके ये बड़ी बड़ी लाइटें जला दी तो अंधकार भग गया और अपन चारों अच्छी तरीके से दिखने लग गए। तो ऐसे ही जब ज्ञान का उजाला फैलेगा, उसी दिन ये जो अपने सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे करें कि कम बच्चे करें, वो कम हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी ने सोचा, देखो सोच है, कुछ भी सोच सकता है आदमी। अब मान लो ये सोच लिया कि मेरे अगर 6 बच्चे हो गए तो मेरे 6 हाथ हो जाएंगे कमाने वाले, वो कमा कमा के देंगे और मेरा बुढ़ापा मस्त घूम, मैं आराम से बैठा और हुक्का पीऊँगा। पर आप ये सोचो कि अगर आपने 1 या 2 बच्चे पैदा किए, एक तो मैं भी नहीं कहूँगी, एक अंतराल के बाद 2 बच्चे होते हैं तो उनमें मेल जोल, आपस का झगड़ा, आपस का प्रेम बहुत बढ़ता है। फिर राखी कैसे मनाएंगे? अपने त्योहारों में तो भाई बहन का त्योहार है ना? तो यह त्योहार मनाने तो 2 बच्चे करो, पर एक अंतराल के बाद करो। तो ये वाली बात है जो मैं आप सबसे कहना चाह रही हूँ कि जैसे अंधकार हटेगा, शिक्षा बढ़ेगी, तैसे ही जो है साधन अपने आप ही अपनाने आएंगे, आगे बढ़ के लेंगे। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, ज्ञान को उजाड़ो अशी जना बताइए, अंधकार दूर फैलता है। तो इसमें जो थीम है इस बार की, उसमें ये भी है कि समान अवसर शिक्षा का सबको मिले। बिल्कुल सही है। तो समान अवसर शिक्षा का, समान अवसर काम का, समान अवसर स्वास्थ्य का। तो ये जब समान अवसर सबको मिल रहे हैं तो फिर अपनी बुद्धिमत्ता, अब जैसे 6 हाथों में एक तो कुछ भी नहीं कमा के लाए, थोड़ा बहुत दिहाड़ी कर लाए, कोई मजदूर बन गया, और एक मान लीजिए आपकी तरह एंकर बन गया, तो तनख्वाह में अंतर नहीं आ जाएगा? एक डॉक्टर साहब की तरह, कमलेश्वर की तरह बन गया डॉक्टर, तो अच्छी बार बार अखबार में छापते हैं, आप लोग भी कहते हैं डॉक्टर की मोटी कमाई। तो वो मोटी कमाई तो सही है, पर उसके लिए उसने क्या ली है? शिक्षा ली है। शिक्षा सु ज्ञान, पूरा ज्ञान। शिक्षा भाई, से ज्ञान अपने जीवन में अगर शिक्षा रूपी उजाड़ो आ जाए तो आप सारी समस्याओं से बिल्कुल। अब मैं आपको एक श्लोक सुनाती हूँ, जो कि संस्कृत दिवस है, तो बड़ा अच्छा श्लोक था। मैंने बचपन में स्कूल में संस्कृत में ही पढ़ाया था, हमारी मैडम ने। तो वो था, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आती है, विनयात आती पात्रता, पात्रात धनम आपनोति, धनात धर्म है, ततः सुखम। तो अल्टीमेट एम क्या है? सुख। सुख कहाँ से आएगा? कड़ी जोड़ो जोड़ो जोड़, तो धन भी बुरा नहीं है, धर्म भी बुरा नहीं है, धर्म अल्टीमेट है, अल्टीमेट से अपने को क्या मिलेगा? सुख। तो हम यहाँ सब क्या है? सुखार्थी हैं, हमको सुख की तलाश है। तो वो सुख कहाँ से आएगा? जब हमारा परिवार। अच्छा, ये भी बात अभी जो चली कि 2 करो 1 करो, मैं कहती हूँ 2 करो 3 भी कर लो। आप कहोगे मैडम तो बोल गई 3 बच्चे करो, नहीं, जो नेशनल पॉलिसी है वो तो है, पर अंतराल जरूरी है। जैसे अभी कल परसों की बात है, हमारे हॉस्पिटल में 16 साल की लड़की आई, उसने डिलीवरी की, शादीशुदा थी। एक 17 साल की थी, उसने डिलीवरी कराई। एक 18 की आई थी, तो नेचुरली उसकी शादी को 2 साल हो गए थे, और अब प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई तो 17। अपनी सरकारी एज क्या है बच्चा पैदा करने की? बताओ तो आप। शादी करने की लड़कियों की 18 वर्ष है, और उसका हस्बैंड 19 साल का ही था। किसको क्या कहो? अब ऐसे में हम लोगों तो MLC का सहायता लेनी पड़ती है, पुलिस इन्फॉर्म होती है, पुलिस आती है, क्योंकि आजकल सारे, पहले के ज़माने में तो घर में डिलीवरी हो जाती थी, तो ये स्टैटिस्टिक्स आगे जाती ही नहीं थी। अब इतनी ज़्यादा सरकार की अच्छी योजनाएं हो गई हैं, और स्वास्थ्य परिवार कल्याण की इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि सारे लोग हॉस्पिटल में ही डिलीवरी कराना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सेफ भी है, तो वहाँ कराते हैं, तब ये आंकड़े सामने आते हैं। तो परिवार कल्याण का मतलब ये साधन अपनाना ही नहीं है। शादी के समय लड़की की उम्र ना तो बहुत ज़्यादा हो, सरकार खुद भी आपका स्तर पर करेगी। हर रोडवेज पर लिखे है, वो है ना, 21 रोड छोरो 18 छोरी, जद्दी बांधो ब्यावरी डोरी। स्कूलों का मास्टर भी टाबरा ने शिकारिया है,
और बिल्कुल सही है। आप जी की सुख की परिभाषा बताई विश्व, मेरे भी एक संस्कृत को श्लोक याद आओ, आप बताओ बिको बू को वो अर्थ भी को है कि आलस्य आलस्य कुतो विद्या, अविद्या से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। और शिक्षा की बात बताए तो शिक्षा वाकई में आदमी को विकास करे। जी आप देखो केरल जियान का राज्य है, जगह बहुत शिक्षित है, शिक्षा में आगे है, तो बठे आप देखा तो लिंगानुपात भी कोई गड़बड़ाएड़ो, और बठे की जनसंख्या है वह भी एक संतुलित है। तो शिक्षा और अशिक्षा ये दो ही चीज है, अशिक्षा है बटे समस्या है, जटे शिक्षा है बटे सब कुछ है। फिर मैंने एक संस्कृत के ऊपर याद आवे कि काके कृष्ण है पिके कृष्ण है को वेद पिक काकयो, कागलो भी कालो है, कोयली भी काली है, दोनों में अंतरी को फर्क पड़े। जब बताऊं कि काके कृष्ण है पिके कृष्ण है को वेद पिक काकयो, बसंत समय प्राप्त काके काके पिके पिके। तो आदमी शिक्षा से ही कोयल बने, और शिक्षा नहीं है ना वो कागला की चीज जाए। तो शिक्षा के साथ साथ धीरे धीरे आपने और भी विकास होता जैसी। एक जानकारी मैं और लेना चाहूँ जी, अभी आप परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं और कमलेश जी ने एक इंजेक्शन की बात करी है, तो वो इंजेक्शन कितना कारगर है परिवार नियोजन के लिए और क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको ये तो बताती हूँ कि इंजेक्शन कितना कारगर है, कैसे लगाते हैं। तो अंतरा का इंजेक्शन जो है वो हाथ में लगता है, जिस हाथ से आप काम नहीं कर रहे हो, और ऊपर की तरफ मसल में लगता है, मांसपेशी में लगता है। 3 महीने के लिए वो काम करता है, तीसरे महीने में आपको उसे चेंज कराना, दोबारा लगाना पड़ता है। तो ये तो इंजेक्शन का हुआ। और 99% वो कारगर है, अच्छा उसकी वो है। और अभी एक नया इंजेक्शन आया है, वो मांसपेशी में न लग के चमड़ी के नीचे लगता है। अब उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ, जो नाइजीरिया कंट्री है वो विश्व में 6ठे स्थान पे आता है जनसंख्या में। आपको पता है हम तो टॉपर हैं ही, भारत नंबर 1 है भारत, और फिर उसके पीछे हिंदी चीनी भाई भाई, तो नंबर 2 पे आ जाता है चीन, नंबर 3 पे आ जाता है यूएसए, और नंबर 4 पे अगर देखें तो आता है इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पे चलते हैं तो अपना पड़ोसी पाकिस्तान, और 6ठे नंबर पे चले तो नाइजीरिया। तो नाइजीरिया वगैरह जो इथोपिया, नाइजीरिया, ये वाले कंट्रीज में एड्स, जब ये कोविड फैला तब बड़ी समस्या हो गई, जनसंख्या एकदम से एक्सप्लोड करी। तो क्यों? क्योंकि जो आपको इंजेक्शन लगवाना है या क्या आपको कुछ और इंतज़ाम लेना, तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो वहाँ हॉस्पिटल जाने की कुछ बची नहीं थी, तो एक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड इंजेक्शन निकाला जो कि चमड़ी में ही लग जाता है। आपको पता है इंसुलिन का कोई आपके घर में परिवार में कोई है जिसके डायबिटीज में इंसुलिन चल रही है, तो वो खुद ही लगा लेता है, खाने से पहले नाभि में लगा। तो पर ये लगता तो हाथ में, पर ऐसा है उसकी शेप बनाई है कि वो खुद ही लगा सकते हो, और वो भी ऐसे ही 3-3 महीने पे लगता है। तो एक वो इंजेक्शन है, और इंजेक्शन के अलावा एक नई चीज़ आई है, उसको हम इम्प्लांट कहते हैं। इम्प्लांट एक लॉन्ग एक्टिंग, लंबे अंतराल के लिए 3 साल के लिए काम करता है, और जिस हाथ से आप काम नहीं करते हो उसमें अंदर की तरफ आर्म में लगाया जाता है। एक वो लचीला सा रबर की रॉड टाइप होती है, जिसको हमारे मरीजों ने नाम दे दिया चिप, कि मैडम हमारे भी चिप लगा दो। तो उसका ये फ़ायदा है कि वो 99.9% इफ़ेक्टिव है, मतलब नसबंदी से भी ज़्यादा एक तरीके से माना जाए तो वो इफ़ेक्टिव है। तो वो साधन और कभी भी लगाया जा सकता है। अब ये जो एडोलेसेंट लड़कियां मैंने 3 बताई, एक 16 की, एक 17 की, एक 19-18 की, इन तीनों के इम्प्लांट लग के गई हैं। तो कम से कम हम 3 साल तक दूसरा बच्चा उनके नहीं होगा। तो शादी की जो उम्र है, एक तो वो, दूसरा पहला बच्चा करने की उम्र है वो, फिर एक बच्चा अगर हो गया है तो उसके बीच में जो अंतराल है वो, और हमें डिसाइड करना है एक परिवार हमें कितना चाहिए। मान लीजिए आपका बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है, आपको 4 किड्स भी चाहिए, पर उनको स्पेस दे के आपने पैदा किया, और आपके पास इतने संसाधन हैं कि उनको ऊपर तक चढ़ा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, तो वो भी ठीक है। पर एक उचित समय चाहिए। माँ की हेल्थ वापस, माँ की जो क्षमता है बच्चा पालने पढ़ाने की, जो है वो हेल्थ, जो माँ की जो स्वास्थ्य है वो पूरा सा आ जाए, और बच्चा भी 3 साल माँ की ज़रूरत रहती है, परिवार वालों की ज़रूरत। अगर मान लीजिए एक बच्चा हुआ, उसके 1 साल में दूसरा आ गया, तो दोनों पे ही ध्यान नहीं रखा जा सकेगा, तो परवरिश में बहुत दिक्कत आ जाएगी। 2 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं तो देखते हैं हम कि कितने परेशान होते हैं। एक स्कूल नहीं गया, दूसरा आ गया, तो माँ किस पे ध्यान दे?
जी पहले तो 10-10 11-11 टाबर होता और कई महिलाओं की तो जापा के दौरान ही मृत्यु भी हो जाती। एक को ना समझो। और गाँव में तो मैं तो गाँव को आदमी हूँ, गाँव में तो इन की कहावत चले कि 4 लाठी का चौधरी और 5 लाठी का पंच, और जिस घर में हो 6 लाठी वो पंच गिणे न सरपंच। तो अत तो होना ही चाहिए। एज की मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब आपने समय के साथ आगे बढ़ना है और आप बहुत बढ़िया जानकारी ले रहे हैं, साथ साथ एक मनोरंजन की तरफ चला और आपने राजस्थान को राज्य नृत्य घूमर। तो आओ देखा अपनी मारी घूमर से नखराली ये माए। मारी घूमर छजी नखराली माँ, मारी घूमर छजी नखराली माँ। घूमर रंग बाबे दासा राजरी, घूमर रंग बाबे दासा। घेरदार घाघरो घुमेरदार साढ़े, घेरदार घाघरो घुमेरदार साढ़े। केसर की सिक्यारी ओ केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ ओ माने। केसर की सिक्यारी प्यारी लागे माँ। बाजू बनरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए। टूटे बाजू बनरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए। हारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए। हारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए। धीरे चालो ने बायरिया ओले हालो ने बायरिया, जानो दियो नहीं जाए। धीरे चालो नी बायरिया, जानो दियो नहीं जाए। हर मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो भाग। मार मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो भाग। माथान में मद ल्यावो रंग रसिया। माथान में मद ल्यावो रंग रसिया। ल्यावो रंग रसिया, ल्यावो रंग रसिया, ल्यावो रंग रसिया। मैं पेन आई सा लगाई आई सा लगायो हरियो भाग।
वाह, जरो का नीचे सा लगा दियो हरियो बाग, कत्तो प्यारो शानदार गीत हो, बढ़िया भी के साथ, अच्छा स्टेप के साथ, बहुत प्यारो नृत्य, क्योंकि सावन को टाइम आएगा, काल ना बड़ी है हरियाली अमावस्या, और भी के बाद में आ बड़ी है तीजा, और तीजा को तो गणगौर है ही, वो घूमर है ही, तो कत्तो प्यारो एक मायने वर्णन अपनी राजस्थानी संस्कृति को और पाछा जोड़ा अपने डॉक्टर साहब से। तो पूजा जी, डॉक्टर साहब जी, अभी आप बात कर रहे हैं परिवार नियोजन की, और थे बताया कि अंतराल के लिए तो आपने पास है कि आप इंजेक्शन लगवा सका तो 3 महीना को अंतराल हो सके है और 3 साल को भी हो सके, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज सोच ले कि भाई हो गयो, अब मैंने और संतान नहीं चाहिए, तो कोई परमानेंट इलाज भी इको है कमलेश जी? इसमें परमानेंट मेथड जो मेथड है उसमें 2 तरह के मेथड है। एक तो पुरुष नसबंदी, दूसरा मेथड महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी में 2 तरह के होते हैं। कन्वेंशनल होता है जो पुराना मेथड है, उसमें चीरा लगा के जो पुरुष की ट्यूब होती है उसको बंद कर दिया जाता है। और जो अब नया चालू हुआ है उसमें एनएसबी बोलते हैं। एनएसबी में कोई भी चीरा नहीं लगाना पड़ता, केवल एक आर्टरी होती है उससे लगा के उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। न भर्ती होने की ज़रूरत होती है, ना उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी कम होता है उसमें। दूसरा है महिला नसबंदी। महिला नसबंदी भी 3 तरह से होती है। एक तो पेट को खोल के करते हैं जिसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। दूसरा मिनी लैप होता है, उसमें छोटा चीरा लगाते हैं और स्टे भी कम रहना पड़ता है। तीसरा मेथड होता है अपने जिसमें लेप्रोस्कोपिक दूरबीन के द्वारा, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है, जिसमें लेप्रोस्कोप दूरबीन के द्वारा ट्यूब को उसमें रिंग लगा दी जाती है जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता और बच्चा पैदा नहीं होगा जिससे। तो ये 2 मेथड है जिससे कि अपन परमानेंट मेथड बोलते हैं, जिससे कि आगे फैमिली बच्चे पैदा नहीं होंगे और परिवार नियोजन में सहायता करेंगे। सहयोग हो जाएगा। नागर साहब से जुड़ा पा ऐसे का बताया तो परमानेंट सॉल्यूशन एक कथा कारगर है या के अलावा दूसरा कोई विकल्प भी ज्यादा अच्छा वैसे क्या? और एक बात और कि आपको कोई नुकसान भी होवे कहीं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, भाई हर चीज को कोई साइड इफेक्ट जरूर होवे है, तो कहीं इको भी है? जो चीज़ काम करेगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। अगर बहू घर में लाओगे तो आपके बहू आएगी है और आप सास बनोगे, है ना, और फिर आप झगड़ोगे भी। तो अब खट्टा मीठा दोनों खाना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं है या कि हमको कुछ नहीं होता उससे। अब जो परमानेंट मेथड डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं वो बहुत अच्छे और कारगर तरीके हैं। 99% उसमें बच्चे नहीं ठहरते हैं, परंतु कुछ केसेस में रिकैनलाइजेशन हो जाता है। रिकैनलाइजेशन मतलब अपने आप से नस जुड़ जाती है। आप कान में बाली पहनते हैं अपने, तो कई बार बाली खोल के रख दो तो वो अपने आप जुड़ जाती है ना, छेद अपने आप जुड़ जाता है। तो वैसे ही वो अपने आप रुंझ जाती है और खुल जाती है। तो इस तरीके से ये वापस जुड़ सकती है। तो अपन 100% किसी भी मेथड को कारगर नहीं कह सकते। पर नसबंदी में डॉक्टर साहब जहाँ तक मैं समझती हूँ थोड़ी सी ये बात है कि मान लो कल ने टाबर ने कुछ हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, है ना, जल्दी जल्दी बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, एक 1 साल का है, एक 2 साल का है। अब अपन ने उसने कहा भाई मेरे तो हो लिए 2, अब आप नसबंदी कर दो। तो नसबंदी करने के बाद नस का कुछ हिस्सा हमको काटना पड़ता है। तो बाई चांस कुछ हो जाए, क्योंकि देखो हिंदुस्तान में 6 किलर डिजीज़ हैं, आपको पता है, टीके लगते हैं उनके, वो 2 साल चाहिए उस टीकों दवाइयों को लगने के लिए। जो लगते हैं ना, आपने सुना होगा टेटनस का टीका, डीपीटी का टीका, है ना, पोलियो का बूंदे हैं। तो ये सारी चीज़ें 6 किलर बीमारियां हैं। किलर मतलब जो कि बच्चे के लिए घातक हो सकती हैं, जस्ट बॉर्न बच्चे के लिए 2 साल तक। तो सारे टीका दवाई लगभग 2 साल में कंप्लीट होते हैं। तो उस बीच में अगर उससे पहले नसबंदी करा ली, मान लो दूसरा बच्चा अभी पैदा हुआ है, पेशेंट कई बार आती हैं, वो बोलती हैं मैडम हमारे तो कर दो, बस हो गया, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं उनको हमेशा समझाती हूँ कि अभी तुम कुछ और टेम्परेरी मेथड अपना लो, ये बच्चे को 2 साल टीका दवाई हो जाने दो, है ना, क्योंकि अपने यहाँ मातृ और शिशु मृत्यु दर बहुत हाई है, होती थी पहले, अब तो काफ़ी उसको हमने कंट्रोल कर लिया, काफ़ी अच्छे लेवल पे हम आ गए हैं। तो अगर कुछ हो जाए, ना करे भगवान हर बच्चे को 100 साल की उम्र दे, परंतु बाई चांस कुछ हो जाए, फिर नस दोबारा खोलना एक बड़ा प्रोसीजर है। फिर पूरा पेट खुलेगा, नसें जोड़ो, नस जुड़ने के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से नस खुले, है ना, और प्रेगनेंसी हो सके। तो बेटर क्या है,
कि जब मैंने आपको अभी बताया, आपने भी पूछा था कि भाई कितना कारगर है, तो मैंने आपको बताया था इम्प्लांट 99.9% कारगर है। खाने की गोलियां अभी डॉक्टर साहब बताए अपने कि अगेन 99% कारगर हैं। तो जब इतने कारगर मेथड हैं तो हम क्यों परमानेंट में जावें? बच्चों को बढ़ने का अवसर दें, उनको पनपने का। जब पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आपने नर्सरी गए हो कभी? हाँ। अभी जाओगे, अभी तो वो पखवाड़े आएंगे जिसमें पौधारोपण करेंगे, तो आप हमारे को हटा के कोई ऐसे लोगों को बुलाओगे, किसानों को, कि भाई तुम पौधे लगाओ अपने खेतों के चारों ओर। तो हम भी पौधे लगाने वाले हैं डॉक्टर साहब, और हम भी इंसानों की पौध लगाते हैं। तो आप ये देखो कि पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, तब नर्सरी वाला उसे ट्रांसप्लांट करता है कि अब ये मजबूत हो गया, दूसरी जगह लगाएंगे, दूसरी धरती में तो पनपेगा। तो ऐसे ही टीका दवाई पूरे हो जाए, उसके बाद चाहे नसबंदी भी करा लो। पर मैं समझती हूँ कि जो साधन है वो ज़्यादा अपनाएं बजाय परमानेंट मेथड के। पर मैं ये सुनिया कि जी आप एक जमीन है, खेती करा भी कमाए रुपये कमा, ज्यादा पेस्टिसाइड को यूज करा तो धीरे धीरे बाद जमीन बंजर हो जाए। कई लोगों से मैं सुनी कि ज्यादा जी दवाओं को सेवन करे टाबर नहीं करवा के लिए, तो फिर धीरे धीरे इनकी स्थिति आ जाए कि फिर टाबर कर बोचा जिस टाइम का टाबर वही को नहीं। तो अब भ्रांति है क्या, ये सत्यता है? ये तो भ्रांति ही है, क्योंकि आप देखिए क्या चीज़ अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड डॉक्टर साहब ने आपको बताया था अभी कमलेश जी ने कि सबसे पहला नेचुरल मेथड है। तो नेचुरल मेथड में तो कुछ ही यूज़ नहीं कर रहे, है ना। तो उसमें तो अपन जैसे महीना माहवारी आती है लेडीज़ के, तो उसमें दिन निकाल लेते हैं कि किस दिन में अगर साथ रहे तो बच्चा ठहर सकता है, किस दिन में नहीं। तो उसमें क्या इस्तेमाल हुआ? कुछ भी नहीं। फिर दूसरा मेथड होता है लैम मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड। उसमें जैसे माँ दूध पिलाती है बच्चे को, और बढ़िया तरीके से दूध पिलाती है, रात में 2 बार जगती है, दिन में पूरे दिन अपना ही दूध पिलाती है, और उसे माहवारी नहीं आ रही होती, तो वो एक मेथड है। उसमें कौन सी दवाई खा ली आपने? कोई दवाई नहीं खाई। 6 महीने में तो कुछ भी नहीं खाने की जरूरत। फिर उसके बाद जब दूध पिला रही होती है तो जो खाने की गोली होती है वो होती है प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स। तो प्रोजेस्ट्रॉन नंबर पूछोगे, मैडम आप तो बड़ी बड़ी शब्द बोल रहे हो, हम तो क्या समझते हैं। तो प्रोजेस्ट्रॉन वो हार्मोन है जो हर माँ के और हर लेडीज़ के बनता है। आपके जितनी भी लेडीज़ हैं जो युवा उम्र की हैं, 45 साल तक, 50-55 तक बनता है। तो जो चीज़ शरीर में ही है उसकी मात्रा थोड़ी सी डिफरेंट करके दे दी जाती है, तो वो हार्म नहीं होता ना बच्चे को दूध सप्लाई में दिक्कत। फिर जो माला की गोली दी जाती है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों हार्मोन्स भी हर लेडीज़ के शरीर में, हर महिला के शरीर में बनते हैं, वही चीज़ें हैं। तो कोई आप सोचो कि इससे एलर्जी हो जाएगी या ऐसे कोई नुकसान हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता। बल्कि ये जो गोलियाँ होती हैं ये अंडेदानी के कैंसर से बचाती हैं। अंड को, जो लेडीज़ की अंडेदानियाँ होती हैं उसके कैंसर से बचाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि सेकंड सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है लेडीज़ में, उससे भी बचाती हैं। तो ये तो आपको बचा रही हैं। अब जो निरोध है इस्तेमाल होता है, जो फ्री में मिलता है, कंडोम्स जिसे कहते हैं, वो आपको किससे बचा रहे हैं? वो आपको जो रति रोग होते हैं उनसे बचा रहे हैं। तो ये तो बचाव कर रहे हैं। फिर आप चले इंजेक्शन पे, इंजेक्शन में फिर वही प्रोजेस्ट्रॉन है जो आपके बन रहा है। इम्प्लांट में क्या है? वही प्रोजेस्ट्रॉन है जो आपका शरीर बना रहा है। तो आप बताओ कहाँ किस में दिक्कत आई? सही बात है ना। अब हाँ, एक बात जो मैं अभी जब ये पूछा ही है कि बंजर भूमि और उर्वरक भूमि, अब मान लीजिए एक कंसेप्ट है कि हमें ये नहीं चाहिए। अब आपने छक्के रबड़ी खा ली, फिर आपको रबड़ी दे तो आपके क्या होगा? गड़बड़। बिल्कुल। तो चौमासे में तो वैसे ही कहते सोच समझ के खाओ भैया, पेट पकड़ के बैठोगे। तो अब क्या हुआ कि आपके अभी बच्चा होके चुका, फिर गर्भ रह गया, आपको चाहिए नहीं, आपके इस घर में संसाधन नहीं है, आपके एक बच्चे को ही पालने बढ़ाने के लिए, क्योंकि परिवार टूट रहे हैं। पहले तो दादी होती थी, नानी होती थी, सब साथ रहते थे। तो अब क्या हो गया है? अब एक आप हस्बैंड वाइफ नहीं मैनेज कर पा रहे हो। गांव में भी ऐसे ही हो रहा है। तो अब आपको बच्चा गिराना है तो क्या करने जाओगे? फिर हॉस्पिटल। और वो अच्छी बात है, अगर आप ऐसी फैसिलिटी पे आते हो जहाँ पे सेफ एबॉर्शंस की सुविधा है, तो अपने पास खाने की गोलियाँ हैं, वो खाने से जैसे शुरू के 2 महीने 3 महीने तक का गर्भ गिराया जा सकता है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया, जैसे आपने नेचुरल मेथड लिया या आपने कंडोम इस्तेमाल किया, खाने की गोली खाई, इवन नसबंदी भी करा ली, फिर भी कई बार बच्चा ठहर जाता है। आपने कोई कारण निरोध फट गया इस्तेमाल करते समय,
तो अब आपको भय हो गया, क्या करें? तो उस दौरान में आप इमरजेंसी की गोली आती है, इमरजेंसी पिल कहते हैं उसे, वो खा सकते हो, वो फ्री में मिल रही है सरकार में, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। नंबर दूसरे कि अगर बाई चांस रह भी गया गर्भ तो क्या करना है? अभी आपने मेरे से पूछा नहीं, पर अब हम लोग तो इतने अंदर से भरे रहते हैं, तो हमारे अंदर से हम सब उगाल देंगे आज, जितना भी आप पूछोगे उससे ज़्यादा। तो उस केस में अपन ये नहीं सोचे कि हम क्या करें, तो आराम से आप आएँ, खाने की गोलियाँ ऐसी, पर आप ये देखो कि बच्चा ना लगे वो ज़्यादा अच्छा है या लग गया बच्चा उसको गिरवाना अच्छा है? ना लगे वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक तो स्वास्थ्य पे असर पड़ता है ना। अब आपको कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जो कि आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी वो सेफ हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, या फिर आपको सफाई करानी पड़ेगी, है ना, कुछ ना कुछ आप कराओगे, आपको चाहिए नहीं, तो इसे कहते हैं अनमेट नीड। नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, तो ये कैसे अपन ठीक करेंगे? साधन अपनाने से। बहुत ही सही जानकारी और चौकी कि मतलब बिना योजना के परिवार जो बनेगो वो लाएगो परेशानियां हजार अपने जीवन में। इसलिए सोच समझ के आपने निर्णय लेनो है। जिया कि डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि भाई आप पहले ही क्यों नहीं तैयारी कर लिया, पहले ही ऐसा कुछ साधन अपना लिया जिसे आपने गर्भ ठहरे ही नहीं कि आपने अस्पताल जाबा की नौबत ही ना पड़े। और निजी मत तो आ है कि जी आपने भारतीय संस्कृति में एक जैन दर्शन है, वो 5 चीजें माने सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो आप जो को बताया ना कि जी टाइम का मासिक धर्म आयो और बी टाइम के कई दिन वैसे 14, 15, 16 जितना दिन है बाकी मायने ही वो गर्भ ठहरे, तो बी टाइम का यदि ब्रह्मचर्य को पालन कर ले तो ए बाकी के नो बतावे को नहीं। तो आप भी ज्ञान सुई ऐसे, और अब समय की मर्यादाओं भी है, अब इजाजत तो चाहूँ आप पधारा, घना घना रंग, घना घना धन्यवाद। और